हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीपीए का सेक्शन 11। फाइन, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हम पढ़ रहे हैं ना अभी, उसी का हम सेक्शन 11 को हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा आपका सेक्शन 10 से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इसका भी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कोशिश करूँगी कि आपको ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। और अगर देखिए, अगर आपको और वीडियोस देखने हैं मेरी, जो भी मैं वीडियोस अभी बना रही हूँ, ठीक है ना, तो उन सारे जो वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, उनके जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगी दे दूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको पता चल जाएगा कि मेरे अभी तक के कितने वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन रेपिग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। ये है आपका सेक्शन 11 ऑफ टीपीए। तो सेक्शन 11 ऑफ टीपीए जब आप पढ़ेंगे ना बेयर एक्ट से, तो आपको 2 पैराग्राफ उसमें नज़र आएंगे। फाइन, तो इसमें जो आपका पहला पैराग्राफ है हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। जो दूसरा पैराग्राफ है वो एक्सेप्शन बताता है, मतलब जो बात सेक्शन 11 में कही गई है, ठीक है ना, उसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है, किस केस में आपका सेक्शन आपका 11 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि जो भी इसमें बात लिखी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो आपका किस में दे रखा है, इसके सेकेंड पार्ट में, मतलब कौन सी कंडीशन में सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट के साथ में। देखिए पहले पार्ट में क्या लिखा है, जो सेक्शन 11 है इसके पहले पार्ट में लिखा है कि जहाँ वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने पर, ठीक है ना, एक इंटरेस्ट क्रिएटेड, एन इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। जहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पे, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ किस एनी पर्सन। तो और वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ पर जो आपकी ट्रांसफ़र की टर्म्स है ना, मतलब जो भी आपकी ट्रांसफ़र की टर्म्स और कंडीशन दे रखी हैं, वो ये डायरेक्ट करती हैं कि जिस पर्सन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है वो उसे किस तरीके से अप्लाई करेगा, किस तरीके से इसे एंजॉय करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ही शैल बी एंटाइटल टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट। जो पर्सन है जिसको आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, ट्रांसफरी, ठीक है ना, वो आपका इस प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है इस तरीके से जैसे कि वो ऐसी कोई कंडीशन मेंशन ना हो या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती ही नहीं हो। तो ये पहले पार्ट में कहा गया है बेयर एक्ट के हिसाब से, जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है। अब इसी को हम एक्सप्लेनेशन, मतलब पूरा कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले तो हमें रेपुग्नेंट कंडीशन जो है ना उसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका लिखा ही है रेस्ट्रिक्शंस रेपुग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। फाइन, तो रेपुग्नेंट का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। फाइन, तो क्या है आपका कि रेपुग्नेंट कंडीशन क्या होंगी, वो कंडीशंस होंगी जो कि इनकंसिस्टेंस होगी विद द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। मतलब जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है उसके नेचर के इनकंसिस्टेंट, मतलब अगेंस्ट अगर कोई कंडीशन है तो वो आपका रेपुग्नेंट कंडीशन कहलाएगी। राइट, क्या कहलाएगी वो आपकी रेपुग्नेंट कंडीशन। ओके, अब क्या होता है कि इफ़ अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी, देन एनी कंडीशंस और टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र, इसमें ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी, कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है ट्रांसफरर के ज़रिए, ठीक है, ये ट्रांसफरर है ए और बी आपका ट्रांसफरी है। तो ए जब कोई आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, ठीक है ना, और एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कोई भी इसी ऐसी कंडीशन, ठीक है, या आपकी ट्रांसफ़र की टर्म्स जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है किसको, ट्रांसफरी को, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफरी को, ये ट्रांसफरी है ना बी,
किससे रेस्ट्रिक्ट करता है? फुल एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी उसको मिली है उसको फुल एन्जॉयमेंट मतलब उसको फुली एन्जॉय करने के लिए से रेस्ट्रिक्ट करती है। तो यहाँ पर सेक्शन 11 जो है वो आपका ट्रांसफरी को एम्पावर करता है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, ये समझकर या ये मानकर कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती है। ओके, या फिर इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो आपका सेक्शन 11 है ना, सेक्शन 11 जो है वो आपका प्रोहिबिट करता है imposition of any condition, prohibit imposition of any condition directing the transferee to apply or enjoy in a particular manner any interest that is transferred absolutely in a particular manner। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 11 क्या कह रहा है? सेक्शन 11 कहता है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 11 कह रहा है कि अगर, वही बात कह रहा है कि सेक्शन 11 जो है ना वो आपका प्रोहिबिट करता है किसी भी ऐसी कंडीशन को लगाने से, ठीक है ना। जब प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र की जा रही है तो सेक्शन 11 प्रोहिबिट करता है ट्रांसफ़रर को, किसको? ट्रांसफ़रर को प्रोहिबिट करता है कि वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता है जो कि ट्रांसफरी को डायरेक्ट करे, किसको? जो आपका ट्रांसफरी है ना, बी मान लीजिए ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी को डायरेक्ट करे कि उसको जो प्रॉपर्टी ए ने ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र की है, वो प्रॉपर्टी उसे किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए या किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल वो करेगा। फाइन। तो यहाँ पर क्या है आपका कि इस तरीके की जो भी कंडीशंस होंगी या डायरेक्शंस जो हैं जो कि ट्रांसफरर इम्पोज कर रहा है, ठीक है ना, वो आपकी वॉइड मानी जाएंगी। क्या मानी जाएगी? वॉइड। मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो पहले कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी या अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एंड द ट्रांसफरी इज एंटाइटल टू रिसीव प्रॉपर्टी, और जो ट्रांसफरी है वो आपका एंटाइटल होगा प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। और किस तरीके से रिसीव करने के लिए? कि मानो ऐसी कोई भी कंडीशन जो है वो आपकी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो बात आपको पहले की गई है वही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसके एक्सप्लेनेशन में? व्हेन देयर इज एनी ट्रांसफ़र ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, जब भी, क्योंकि ये सारी बातें क्यों आ रही हैं, मतलब ये जो बात अभी आपने कही है ना, हम कह रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर्सन को और एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब सारा इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र कर दे रहा है दूसरे के फेवर में, तो वो कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता है कि उसको किस तरीके से वो प्रॉपर्टी एन्जॉय करनी है या किस तरीके से उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। वो क्यों? क्योंकि देखिए कि जब आपका, ठीक है ना, जब कभी भी कोई ट्रांसफ़र जो होता है ना, कोई पर्सन अपना एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है उसे ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरे पर्सन को किसी प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने अपना किसी प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्युटली किसको ट्रांसफ़र कर दिया? बी को। तो ये माना जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप आपकी बदल गई है। पहले ए ओनर था उस प्रॉपर्टी का, बाद में ट्रांसफ़र के बाद में क्योंकि सारा इंटरेस्ट ही उसने उसको दे दिया है, तो बाद में कौन हो जाएगा? वो आपका बी जो है वो आपका ओनर हो जाएगा। तो जहाँ पर आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है वहाँ माना जाता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होता है। फाइन। व्हेन एनी सच प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड देन राइट्स अटैच्ड टू सच प्रॉपर्टी आर ऑल्सो ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है तो उससे अटैच जो राइट्स होते हैं ना वो भी आपका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है ना। इट गिव्स ऑल द राइट्स ऑफ मैनेजिंग, एन्जॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो जब आपने ए ने मान लीजिए अपनी प्रॉपर्टी बी को एब्सोल्यूट राइट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, बी के लिए प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दी उसके फेवर में, तब उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, उसको एंजॉय करने का और उसको डिस्पोज करने का जो पूरा राइट है वो बी के पास होगा। किसके पास होगा? वो बी के पास होगा, ठीक है ना। Once the ownership of property is transferred, it is not possible to restrain someone of his rights and enjoyment। अगर एक बार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दी है, तो फिर आप उस पर्सन को रीस्ट्रेन नहीं कर सकते कि वो उसको एन्जॉय प्रॉपर्टी को और उसे प्रॉपर्टी से अटैच जो उसके राइट्स हैं उनको एन्जॉय ना कर सके, ठीक है ना। वंस एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन
नो रेस्ट्रिक्शन कैन बी प्लेस्ड एज टू मैनर इन विच इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। वही बात इन्होंने कही है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना, ये एक्स्ट्रा लाइन मिल जाएगी, बट बात वही है कि जब आपने एक बार किसी को एब्सोल्युटली बोलते हैं अपनी प्रॉपर्टी का जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो किसी के नाम आपने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को मतलब किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप उसमें बाद में रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम कैसे मैनेज करो, कैसे यूटिलाइज़ करो, किस तरीके से उसे डिस्पोज करो, ये आप उसे डायरेक्शंस नहीं दे सकते। वो उसकी चॉइस है कि वो उसे किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है सेक्शन 10 के बारे में, कि ये जो सेक्शन 10 है ना वो ऑपरेशनल कब होगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 को ऑपरेशनल होने के लिए दो कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी, मतलब जो ए है, ए ने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र की हो। कैसी ट्रांसफ़र की हो? एब्सोल्युटली, मतलब पूरी तरीके से ट्रांसफ़र की हो। और दूसरी क्या है आपका, कि जो आपका ट्रांसफ़र है ना उसकी जो टर्म्स है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र की जो टर्म्स है वो आपका कुछ इस तरीके से कोई ऐसी डायरेक्शंस देता हो कि प्रॉपर्टी को किस मैनर में एंजॉय करना चाहिए, या किस तरीके से जो ट्रांसफ़र है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। फाइन, अगर ऐसी कोई टर्म्स, ऐसी कोई कंडीशन आपके ट्रांसफ़र में मेंशन की गई है तो वो आपका क्या होगा, सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 11 के एप्लीकेबल होने के लिए क्या है कि एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी बाय द ट्रांसफरर, ठीक है ना। और दूसरा क्या है आपका, टर्म्स ऑफ द ट्रांसफ़र प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी शेल बी एंजॉयड और अप्लाइड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब बाय द ट्रांसफरर। मतलब ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफरर जो है, ए आपका ट्रांसफरर है ना, तो ट्रांसफरर एक तो ये बात हो गई कि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए। दूसरी बात क्या हो गई कि जो ट्रांसफ़र करते समय ए जो है ना उसने कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी हो, ठीक है ना, कि बी जो है, जो ए ने उसको प्रॉपर्टी दी है ना, बी उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूटिलाइज़ करे, किस तरीके से यूज़ करे, है ना, ये डायरेक्शंस अगर ट्रांसफरर दे रहा है तो वो डायरेक्शंस जो होंगी वो आपकी वॉइड मानी जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक एग्जांपल। मंजूषा देवी वर्सेस सुनील चंद्रा का केस था 1972 का। इसमें चलो ये भी हम करके ले रहे हैं कि आपका ये जो दोनों पार्टीज़ थी ना वो उन्होंने एक सेल डीड की, ठीक है ना, दोनों पार्टीज़ थी, उन्होंने क्या करा, एक सेल डीड करी एक लैंड के पीस को लेकर, ठीक है ना। और ये जो टर्म्स ऑफ द सेल डीड था ना, जो सेल डीड की जो टर्म्स थी, सेल डीड की जो टर्म्स थी वो क्या प्रोवाइड करती थी कि जो वो जो लैंड है ना जिसके रिगार्डिंग वो डीड हुई है, ठीक है, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए आपका, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जो कि जूट टेक्सटाइल से रिलेटेड हो। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जूट टेक्सटाइल्स, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाने से के लिए ही आपका वो लैंड यूज़ होना चाहिए, ये आपका डीड में मेंशन था। अब क्योंकि दिस कंडीशन इज़ वैलिड, ये कंडीशन क्या होगी, इनवैलिड होगी। तो यहाँ पर बी जो है ना, मतलब जो दूसरी पार्टी है ट्रांसफरी जो है, बी कौन है यहाँ पर, बी कौन है आपका, ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है। मतलब यहाँ पर क्या था कि ए जो है वो ट्रांसफर था, ए ने प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली बी को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है ना, और साथ में डायरेक्शन भी दे दी कि भाई बी जो है वो उस जो पीस ऑफ लैंड है उसको टेक्सटाइल मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या हम कह सकते हैं ना टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इंडस्ट्री जो है उसके तौर पे यूज़ करेगा। फाइन, तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि ये कंडीशन ही आपकी इनवैलिड थी, उसने ऐसी कंडीशन रख दी, तो यहाँ पर बी जो है वो अपनी तरीके से उस क्या बोलते हैं उसे, जो लैंड है ना जो उसको मिला है ए के ज़रिए, उसको अपनी तरीके से यूज़ कर सकता है। और जो कंडीशन आपकी दे रखी थी वो आपका वैलिड नहीं होगी, पर जो सेल डीड होगी वो आपका वैलिड होगी। अब हम बात करते हैं इसी के जो आपका सेक्शन 11 है ना इसका सेकेंड पार्ट, जिसे हम एक्सेप्शन के तौर पे देख सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि वेयर एनी सच कंडीशन हैज़ बीन मेड, मान लीजिए वो कह रहा था ना कि कोई ऐसी कंडीशन आप कर ही नहीं कर सकते हो जो कि आपका जो इंटरेस्ट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया उसके इनकंसिस्टेंस है। पहला पार्ट तो ये कह रहा था
कि कोई भी ऐसी कंडीशन या ऐसी डायरेक्शंस, ठीक है ना, जो कि आपका रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफरी को अपने जो उसे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिला है प्रॉपर्टी में उसको पूरी तरीके से एंजॉय करने से रेस्ट्रिक्ट करती है, तो वो डायरेक्शंस आपकी वैलिड नहीं होगी। बट यहाँ पर आपका सेक्शन 11 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी डायरेक्शन है, ठीक है ना, बनाई जाती है किसी एक पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक पीस के रिगार्डिंग कोई ऐसी डायरेक्शन बनाई जाती है किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफरर मे हैव टू एनफोर्स सच डायरेक्शन और एनी रेमेडी विच मे हैव इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच देयर ऑफ। तो ये क्या कहता है, देखिए ये आपको सिंपल अर्थों में समझाऊं क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन अगर रखी भी जाती है या कोई ऐसी डायरेक्शन दी भी जाती है एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करने पर, मान लीजिए ए जो है उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दी, बी को एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। फिर उसने ऐसी कोई कंडीशन लगा दी, ठीक है ना, ऐसी कोई कंडीशन लगा दी, और ये कंडीशन किससे रिगार्डिंग है, देखो ये किसके रिगार्डिंग है आपका, मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है ना, ए जो है उसने आपका एक पीस ऑफ लैंड जो बी को दे दिया और उसने कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी, ठीक है ना, जो किसके लिए ज़रूरी है कि भाई वो इसका इस्तेमाल वो जो दूसरा पीस ऑफ लैंड है ना, दूसरा पीस ऑफ लैंड है मान लीजिए, उसके बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए ज़रूरी है वो कंडीशन, तो ये कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएगी। देखो इसको कैसे समझते हैं आपका कि सेक्शन 11 जो है ना वो आपका एक एक्सेप्शन कंटेन करता है जो कि किसके बेनिफिट के लिए, आपका ट्रांसफरर के बेनिफिट के लिए। और ये क्या स्टेट करता है कि द रेस्ट्रिक्शन रेपिग्नेंट टू इंटरेस्ट में बी क्रिएटेड, ठीक है ना, वेर एवर, ये क्या कहता है कि अगर रेस्ट्रिक्शन जो है जो रेपिगेट जो कि आपका बोलते नहीं ऐसी रेस्ट्रिक्शंस या ऐसी कंडीशंस या ऐसी कोई भी डायरेक्शन जो कि इनकन्सिस्टेंस है, ठीक है ना, किसके, ठीक है ना, आपका जो किसके इनकन्सिस्टेंस है, जो कि आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, वो आपका वैलिड हो सकता है। किस कंडीशन में वैलिड हो सकता है, वेर एवर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एब्सोल्यूट the transferor can still impose a condition or a direction that restrains the mode of enjoyment of the only piece of property of the transferor for the beneficial enjoyment of some other property। ये वही कह रहा है कि ट्रांसफरर जो है वो ऐसी कोई कंडीशन लगा सकता है किसके लिए, अपने बेनिफिट के लिए, ताकि भाई मान लो उसने एक पीस ऑफ लैंड है ना, एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना, ओके, और ये दूसरा पीस ऑफ लैंड है। तो मान लीजिए कि वो क्या है आपका, दोनों पीस ऑफ लैंड किसी को बेच रहा है, ठीक है ना, ए जो है ये ए के हैं, वो किसको बेच रहा है, आपका बी को बेच रहा है, दोनों लैंड बेच रहे हैं। तो वो ऐसी कोई कंडीशन लगा सकता है कि भाई मान लीजिए कि उसका एक पीस ऑफ लैंड जो है, मान लीजिए ये लैंड है ना, इसका ये पार्ट कुछ इस तरीके से यूज़ होगा ताकि जो बी है ना, बी जो है, बी वाली जो प्रॉपर्टी है, मतलब बी जो दूसरा लैंड की प्रॉपर्टी है ना, वो भी बेनिफिशियली एन्जॉय हो सके। मतलब अब ट्रांसफरर के बेनिफिट के लिए है कि जहाँ पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आ रही है कि जहाँ पर आपका जो ट्रांसफरर है वो ऐसी कोई कंडीशन लगा सकता है किसी एक पीस ऑफ लैंड पे, ट्रांसफरर कोई ऐसी कंडीशन लगा सकता है किसी एक पीस ऑफ लैंड पे फॉर द बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना, या अनदर पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंडीशन इम्पोज की गई होगी ना, जो भी आपकी कंडीशन इम्पोज की जाती हैं ट्रांसफरर के जरिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इस पार्ट में क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी कंडीशंस जो कि इनकन्सिस्टेंट हैं, इन जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो भी वैलिड हो सकती हैं अगर जो ट्रांसफरर ने वो कंडीशन रखी है वो किसके लिए रखी है कि क्या बोलते हैं उसे, आपका किसी पीस ऑफ, मतलब किसी पीस ऑफ प्रॉपर्टी पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई कंडीशन रखी है ताकि जो दूसरा पीस ऑफ प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट हो सके, मतलब उसको भी
एक तरीके से बोलते हैं ना, एन्जॉयमेंट बोलते नहीं, एक तरीके से उसका भी बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट हो सके। बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट मतलब फ़ायदे का एन्जॉयमेंट हो सके। इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, जैसे ये पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका जो ए है और ये है बी, ठीक है ना। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी आपकी, ये किसकी थी प्रॉपर्टी, ये थी ए की, किसकी थी, ए की। इसने ट्रांसफ़र करी बी को, कौन सी वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर ली, मान लो ये वाली कर ली, है ना। तो वो इस प्रॉपर्टी पे कोई ऐसी कंडीशन लगा सकता है, इस प्रॉपर्टी पे वो कोई ऐसी कंडीशन लगा सकता है, ठीक है ना, जिससे कि उसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, उसका बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट बना रहे। मतलब वो उस प्रॉपर्टी को भी ठीक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये जो आपका होगा ना, जो कंडीशन लगाई है वो आपकी वैलिड होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका एक पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाई गई है फॉर द बेनिफिशियल ऑफ अनदर पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी जो कंडीशंस लगाई है ना, ये कंडीशन जो है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर कुछ करने के लिए कहा जाएगा ट्रांसफरी को, मतलब ऐसी कंडीशन जो कि डायरेक्ट करती है कुछ करने के लिए, तो पॉजिटिव कंडीशन हो जाएगी। और नेगेटिव क्या होता है आपका, ऐसी कंडीशन जो कि डायरेक्ट करेगी कुछ ना करने के लिए, तो वो आपकी नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी। तो देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि एक्स और वाई जो है, ठीक है ना, ए जो है उसके पास में दो प्रॉपर्टी हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। ये किसको सेल कर देता है, बी को। किस कंडीशन के साथ में, कि जो एक्स का कोई पोर्शन है, एक्स जो है ना इसका कोई पोर्शन है जो कि, क्योंकि ये जो पीस, ये जो आपके लैंड के पीस है एक्स और वाई, एक दूसरे से एडजॉइनिंग है, तो ये आपका एक्स पे कोई ऐसी कंडीशन लगा देता है कि उसका कोई पार्ट जो है वो ओपन रहेगा, ठीक है ना, खुला रहेगा, किसके लिए, वाई जो प्लॉट है उसके बेनिफिट के लिए। तो ये कंडीशन आपकी वैलिड मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ सेक्शन 11 जो है उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 10 एंड 11। इसका जो बारीक डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँगी। सो टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो we will discuss and we will try to learn more things. Okay.